जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के जीके के 6th मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 20 में से 20 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का पूर्ण नेम क्या था? तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है पोखरण राजस्थान में। कहाँ होता है? पोखरण राजस्थान में होता है। इसका कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका कोड नेम क्या होता है? इसका कोड नेम होता है स्माइलिंग बुद्धा। और ये कब होता है? ये पहला भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण होता है 18 मई 1974 को होता है भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण। आपको इसे याद रखना है, ये डेट भी एग्जाम में पूछी गई है। अब बात करते हैं भारत के दूसरे सफल परमाणु परीक्षण की। तो भारत का सेकंड सफल परमाणु परीक्षण कब होता है? वो होता है 11 मई 1998 को। 1998 को होता है भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण। इसका कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इसका कोड नेम होता है। और ये कहाँ पे होती है? ये भी होता है राजस्थान पोखरण में। राजस्थान पोखरण में होता है। तो इन दोनों को याद रखना है, एग्जाम में हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये दोनों। भारत के पहला सफल परमाणु परीक्षण और दूसरा सफल परमाणु परीक्षण, ये दोनों एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व किसको दर्शाती है? तो जनसंख्या घनत्व दर्शाती है 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितने लोग एवरेज रूप से रह रहे हैं, उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? वो हो जाएगा 324 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं एवरेज रूप से भारत में। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो वो हो जाएगा बिहार का। राज्य की पूछे तो आपको लिखना है बिहार। बिहार इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, लगभग 1100 के समथिंग है, लगभग 1100 प्लस है बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक। अब बात करें सबसे कम किस राज्य का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 17 व्यक्ति, मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और जहाँ बिहार में 1100 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक हो जाएगा? अब पहले थोड़ा सा भारत बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा भारत। मान लीजिए ये भारत हो जाएगा। यहाँ पे मैं छोटा सा चित्र बना लेता हूँ भारत का। तो मान लीजिए ये हो जाएगा भारत। तो किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये तो आपको पता होगा कि चीन का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की सीमा किन किन देशों से मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अफगानिस्तान हो जाएगा। यहाँ चीन। यहाँ पे कौन हो जाएगा? नेपाल। यहाँ पे नेपाल। यहाँ पे कौन हो जाएगा? भूटान। यहाँ पे म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ पे श्रीलंका नीचे, और श्रीलंका के नीचे क्या हो जाएगा? श्रीलंका के नीचे हो जाएगा मालदीव। तो ये हो जाएंगे भारत के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। अब बात करते हैं कि भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है। आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और किस पड़ोसी देश की क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा चीन का क्षेत्रफल सबसे अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? तो किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था लाल किले को? तो लाल किले को किया था 2007 में। लाल किले को कब किया था? वो किया था 2007 में। आपको इसे याद रखना है। अब बात करते हैं 2010 में किसको शामिल किया था, 1983 में किसको शामिल किया था, 1993 में किसको शामिल किया था। तो 2010 में किसको किया था? वो किया था जंतर मंतर को। जंतर मंतर को शामिल किया था। जंतर मंतर कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर राजस्थान में है जंतर मंतर। 1983 में किसको शामिल किया था? तो भारत के 4 स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983 में। तो वो किया था, पहला था आगरा का किला। पहला था आगरा का किला। दूसरा हो जाएगा आगरा का ताजमहल।
तीसरा हो जाएगी अजंता की गुफाएं, और चौथी हो जाएगी एलोरा की गुफाएं। तो ये हो जाएंगी चारों स्थल। 1993 में किसको किया था? तो 1993 में किया था कुतुब मीनार को। तो कुतुब मीनार को 1993 में शामिल किया था। तो ये हो जाएंगे चार ऑप्शन। मैंने आपको चार ऑप्शन डिटेल में समझाती हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2010 में किसको किया था? जंतर मंतर जयपुर में स्थित है जो। 1983 में किसको शामिल किया था? आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। 1993 में कुतुब मीनार को, और 2007 में लाल किले को, दिल्ली स्थित लाल किले को। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी टोटल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको इसे याद रखना है। गंगा नदी टोटल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले भारत का छोटा सा मैप बना लेंगे। वैसे मैप बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा भारत का उत्तर पूर्वी मैप। तो जहाँ से का है, यहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पे सबसे पहला राज्य है जिसमें गंगा नदी प्रवेश करती है, उत्तराखंड में। फिर आती है यूपी। फिर किस में आती है? यूपी में या उत्तर प्रदेश में। फिर आती है बिहार में। फिर कहाँ पे आती है? बिहार में आती है। फिर बिहार में आने के बाद फिर आती है झारखंड में। बिहार में आने के बाद झारखंड, फिर यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर बंगाल बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हो जाएंगे? पहला हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा यूपी, तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा हो जाएगा झारखंड, चौथा हो जाएगा झारखंड, और पाँचवा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी भारत में होकर बहती है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है? तो सबसे ज़्यादा बहती है यूपी में। सबसे ज़्यादा यूपी में बहती है। इस क्वेश्चन को भी याद रखना। ऑप्शनों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में है कि? तो उत्तर प्रदेश में होकर तो बहती है, मध्य प्रदेश में होकर नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 38 की बात करते हैं। अनुच्छेद 38 में क्या है? तो राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने का प्रावधान। तो राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने का प्रावधान किस में है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 38 हो जाएगा समान न्याय। समान न्याय से संबंधित, यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया था? तो वो किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और वैसे मैंने आपको 42वें संविधान संशोधन हर वीडियो में पढ़ा देता हूँ आपको, और आपको पता भी होगी मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा था। तो आर्टिकल 51 ए जोड़ते हैं, और भाग 4 ए जोड़ते हैं, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य कौन सा होता है? 11 मौलिक कर्तव्य होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और ये कब जोड़ते हैं? ये जोड़ता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ता है। और मौलिक कर्तव्यों की समिति की सिफारिश पर जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है सरदार सूरज सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये मैंने मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको पहले ही फुल डिटेल बता दी थी। तो अब बात कर लेते हैं 52वें संविधान संशोधन की। 52वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या होता है? हमारी अनुसूची में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित हो जाएगी। दल बदल विरोधी से संबंधित हो जाएगी 10वीं अनुसूची। आपको इसे याद रखना है। पहला संविधान संशोधन कब होता है? तो अनुसूची नंबर 9 जोड़ी जाती है। इसमें क्या है? ये हो जाएगा भूमि सुधार से संबंधित। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी? ये हो जाएगी भूमि सुधार से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 8 है, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? वो हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तराखंड में टिहरी बांध। और ये टिहरी बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरो निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो यूरो किसकी मुद्रा हो जाएगी? वो हो जाएगी यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन, या जिसको ईयू भी कहते हैं, ईयू भी कहते हैं। ईयू को क्या कहते हैं? यूरोपियन यूनियन। अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में।
ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। टोटल इसमें 27 कंट्री शामिल है, जिसमें से भारत एक नहीं है, मतलब कि भारत इसमें शामिल नहीं है। जो भी कंट्री इसमें शामिल होती है उसकी मुद्रा यूरो होती है, आपको इसे याद रखना है। तो अब बात कर लेते हैं दक्षिणी एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सार्क। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में सार्क कहते हैं। सार्क की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको इसे याद रखना है। टोटल इसकी स्थापना कब होती है, 1985 में इसकी स्थापना होती है। इसमें कितनी कंट्री शामिल है, तो इसमें टोटल 8 कंट्री शामिल है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें सार्क की, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सार्क का हेडक्वार्टर हो जाएगा नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में हो जाएगा सार्क का मुख्यालय। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, नेपाल के काठमांडू में हो जाएगा। सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कहते हैं। और इस नाम का कोई ऑप्शन नंबर ए नाम का कोई संघ ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार वह भूमि होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। तो चोल वंश के अकॉर्डिंग उस भूमि को क्या कहते थे, जो मंदिरों को भेंट की जाती थी, उसको कहते थे तिरुनाम मंडोकनी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तिरुनाम मंडुकनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं चोल वंश की। चोल वंश के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें चोल वंश के संस्थापक की। चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चोल वंश में एक महान शासक हुए राजराज फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट भी कहते हैं इनको, राजराजा फर्स्ट भी कहते हैं इनको। तो इन्होंने किसका निर्माण करा था, तो तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। तो तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। और इस मंदिर को क्या कहते हैं, इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, तो वो कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण किसने कराया था, राजराज फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। राजराज फर्स्ट किस वंश से संबंधित थे, वो जाएंगे चोल वंश से। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो जाएंगे विजयालय। तो 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में करा दिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। सबसे पहले बात करें लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएंगी, पहली हो जाएगी रामगंगा, घाघरा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये हो जाएंगी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी के बारे में आप जानते होंगे, सबसे बड़ी हो जाएगी यमुना नदी, यमुना नदी, सोन नदी, ये हो जाएंगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। पहला ऑप्शन है सतलज नदी। तो सतलज नदी किसकी सहायक है, सतलज नदी गंगा की सहायक नहीं होती है। सतलज नदी किसकी सहायक नदी होती है, तो ये होती है सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सहायक नदी होती है। मैंने आपके लिए बताया था झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये किसकी सहायक नदियाँ होती हैं, ये होती हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। और यहाँ पे देख सकते हो गंडक, सोन, कोसी, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ होती हैं, ये हो जाएंगी, ये हो जाएंगी गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का कैसा हो जाएगा, एक बलित पर्वत हो जाएगा, नवीनतम बलित पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नववर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से बनाया जाता है। तो ये हो जाएंगे विभिन्न नाम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विभिन्न भाग। तो किन किन भागों में किन किन नाम से बनाया जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं नवरे। नवरे नववर्ष किस भाग में बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है कश्मीरी हिंदू नववर्ष को नवरे कहा जाता है। उगादि को किस में कहा जाता है, तो तेलुगु नववर्ष को उगादि कहा जाता है। विषु नववर्ष किसे कहा जाता है, तो विषु नववर्ष का कहेंगे मलयाली नववर्ष को। अब वो कहेंगे पाना संक्रांति किस नववर्ष को कहेंगे, तो वो कहेंगे उड़िया नववर्ष को। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पहले का 34, यहाँ पे देख सकते हो पहले का चौथे से हो जाएगा, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का हो जाएगा पहले से, और चौथे का हो जाएगा दूसरे से। तो यहाँ पे तो आप मिलान कर लेना कौन सा ऑप्शन सही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नमक एक अधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने किसकी ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो वो किसकी ओर प्रस्थान किया था, तो कहाँ से किया था, तो वो किया था 12 मार्च 1930 को किया था। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। किसकी ओर किया था, दांडी की ओर किया था। दांडी की ओर किया था। दांडी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है।
लगभग 240 किलोमीटर पैदल चले थे। और कहाँ तक कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कथक से। कथक से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कथक नृत्य नृत्य शैली किस राज्य की नृत्य शैली हो जाएगी? ये हो जाएगी यूपी की, या उत्तर भारत की नृत्य शैली भी कहते हैं कथक को। उत्तर भारत की कह सकते हैं, या यूपी की या उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं कथक नृत्य शैली को। ओडिसी कहाँ की हो जाएगी? उड़ीसा की। ओडिसी कहाँ की हो जाएगी? उड़ीसा की। मणिपुरी कहाँ की होगी? मणिपुर की। कथकली कहाँ की होती है? केरल की। इसको याद रखना है, कथकली कहाँ की है? केरल की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है वायुसेना प्रमुख के पद पर। तो वायुसेना प्रमुख कौन है फिलहाल? तो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हो जाएंगे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो वायुसेना प्रमुख कौन हो जाएंगे? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य एशिया मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो कौन सा एक शिकारी समुदाय का एक समूह हो जाएगा? वो हो जाएगा पिग्मी। कौन हो जाएगा? पिग्मी हो जाएगा। पिग्मी क्या होते हैं? ये वही होते हैं जो बर्फ के घर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जो बर्फ के घर बनाते हैं उन्हें पिग्मी ही कहते हैं। वो कहाँ के हो जाएंगे? मूल रूप से कांगो के एक शिकारी समुदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो किस राज्य में है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा दिबांग वैली। उसका नाम क्या हो जाएगा जिले का? उसका जिले का नाम हो जाएगा दिबांग वैली। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इस जिले में मात्र 8,000 से भी कम व्यक्ति हैं। 8,000 से भी कम व्यक्ति हैं एक जिले के अंतर्गत। 8,000 से कम व्यक्ति हैं एक जिले के अंतर्गत। इसका नाम क्या है? दिबांग वैली है। और किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। मैंने अभी आपके लिए बताया था थोड़ी देर पहले कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग रहते हैं। तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब तो अब बात कर लेते हैं कि किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है तो किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा यूपी। यूपी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। इन दो क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य में? तो यूपी में है। फिर कौन पे है? महाराष्ट्र में। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा बिहार। तीसरा कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चौथा कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इन चारों को याद रखना है। चारों में से एक कोई का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपसे कहे कि कोई राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है और यूपी ऑप्शन में ना हो तो फिर महाराष्ट्र आंसर होगा। यदि महाराष्ट्र में आंसर ना हो तो बिहार आंसर हो जाएगा। यदि महाराष्ट्र ऑप्शन में ना हो तो, यदि बिहार भी ऑप्शन में ना हो तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सभी क्वेश्चनों को याद रखना है। अब बात करें सबसे सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में हो जाएगी? तो पहला राज्य हो जाएगा सिक्किम। तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तीसरा हो जाएगा गोवा। और चौथा हो जाएगा मिजोरम। तो ये 4 राज्य हो जाएंगे जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। पहला सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इस क्वेश्चन को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1904 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो मैंने आपसे कही थी एग्जाम में 100% आने वाला सवाल है नोबेल पुरस्कार 2025। 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इस बात का विश्वास करना, 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नोबेल पुरस्कार 2025 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है सुसुमी कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी को। तो इनको मिला है रसायन के क्षेत्र में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कौन कौन किए गए हैं? सुसुमी कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी। तो इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैंने ये तीनों आपको ऑप्शन, आप इन ऑप्शनों को देख पा रहे होगे तो आपको पता है कि मैं तीनों ऑप्शन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इन तीनों ऑप्शनों को।
तो सबसे पहले बात करते हैं लाजलो क्राजलो और कोई को। तो इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है साहित्य के क्षेत्र में। वो किया गया है साहित्य के क्षेत्र में। तो किसके क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में लाजरो क्लाजरो और कोई को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। मारिया कोरिना मचाडो को शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। तो शांति के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला है? बोला है मारिया कोरिना मचाडो को। ऑप्शन नंबर डी को देख पाओगे, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेब्रोट और जॉन एच मार्टिनिस। जॉन एम मार्टिनिस, इनको किसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इनको मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। इनको किसके क्षेत्र में मिला है? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। आपको पता है टोटल नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 4 क्षेत्र मैंने आपसे करवा दिए हैं, या चारों चारों क्षेत्र मैंने आपको करवा दिए हैं, जिसमें से साहित्य, शांति, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 4 क्षेत्र मैंने आपके लिए करवा दिए हैं। और 2 क्षेत्र बचे हैं, 2 क्वेश्चनों को हम आगे रिपीट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, मेरी बात को विश्वास करना। एग्जाम देके आओगे जब आप खुद से कहो कि हाँ, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको एक छोटा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।